बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी क्लास 9 के यूनिट नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक 6.7 जो कि न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में हम वो कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड का। आप लोगों ने इसका हर पॉइंट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ये टॉपिक आप लोगों का जो जेनेटिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी बेस बनाएगा, और ये बेस आप लोगों की आगे बहुत ज़्यादा काम आएगी। चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है या 10th है, आप लोगों की ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लिक एसिड्स की डेफिनेशन देखें तो न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम मॉलिक्यूल्स स्टडी करते हैं वो मोस्टली हाइड्रोकार्बन मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, जो मोस्टली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। अब इसमें हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड्स है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन या आप कह सकते हैं कि हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और उसको ट्रांसफ़र करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो हमारी विरासती मालूमात होती है, मींस कि हमारी पेरेंट्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर्स जाने होते हैं, जो खसूसियात जानी होती हैं, वो न्यूक्लिक एसिड्स में स्टोर होती हैं। और फिर एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन वो गैमीट्स के जरिए ट्रांसफ़र होती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग या पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है? इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि स्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। किसको स्टोर करते हैं और किसको ट्रांसफ़र करते हैं? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, रिप्रोडक्शन से पहले तक ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस में स्टोर होती है? न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर स्टोर होती है। और फिर जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना होता है तो गैमीट्स फॉर्मेशन के ज़रिए वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गैमीट्स के ज़रिए वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और इस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का के ट्रांसफ़र होने का मतलब है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट्स से वो किस में ट्रांसफ़र हो रही हैं? ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र हो रही हैं। ठीक है, अब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स टू टाइप्स के हैं। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स अगर हम देखें तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स हैं। एक हमारे पास राइबो न्यूक्लिक एसिड्स है और दूसरे हमारे पास डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स को हम डीएनए शॉर्ट टर्म में बोलते हैं और राइबो न्यूक्लिक एसिड्स को हम आरएनए बोलते हैं। ठीक है, अब इनमें बेसिक डिफरेंसेस है। एक तो इनमें जो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है। ठीक है, इनमें जो हम शुगर्स यूज़ करेंगे, जो हम न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ करेंगे, उसका डिफरेंस है। तो ये आप लोगों के डीएनए और आरएनए के डिफरेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम एक इंशाल्लाह अलग वीडियो में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम डीएनए और आरएनए की कंपोजिशन की बात करें तो ये बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बने हैं, और वो स्मॉल यूनिट्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जैसे सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि पूरी जो लिविंग बॉडी है वो बेसिक यूनिट सेल से मिलकर बनी है। तो इसी तरह जो पूरा एक डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बेसिक यूनिट न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। ठीक है, तो इस वजह से हम न्यूक्लियोटाइड्स को क्या बोल सकते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स बोल सकते हैं। और ये दोनों जो आरएनए और डीएनए हैं, दोनों तरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दोनों तरह की जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की बात करें। न्यूक्लियोटाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होती है पेंटोज शुगर, एक है नाइट्रोजिनस बेस एंड अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास तीन है: पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब पेंटोज शुगर क्या है? अ 5 कार्बन पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मींस एक हमारे पास ऐसी शुगर है जिसमें 5 कार्बन है। ठीक है, और पेंटोज शुगर डीएनए और आरएनए में इसका डिफरेंस है। अगर डीएनए की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो पेंटोज शुगर है इसका नाम क्या होता है? राइबोज। ठीक है, जो हमारी डीएनए में पाई जाती है, डीएनए में जो राइबोज शुगर पाई जाती है, जो पेंटोज शुगर पाई जाती है, वो हमारी होती है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, कौन सी होती है? डीऑक्सी राइबोज। और जो आरएनए में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। ठीक है, जो पेंटोज शुगर है ये दो तरह की है, एक है डीऑक्सी राइबोज और एक है राइबोज। जो डीऑक्सी राइबोज है ये डीएनए में पाई जाती है और जो राइबोज है ये आरएनए में पाई जाती है। ठीक है, अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है ये भी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजिनस बेस,
नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है जिससे न्यूक्लियोटाइड मिलकर बनी है वो क्या है, नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस क्या है कि एक हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें नाइट्रोजन एटम एज हेटेरो एटम मौजूद होता है, मींस के बाकी सारे कार्बन एटम्स, बाकी सारे एटम्स जो हैं वो रिंग के अंदर कार्बन होंगे और नाइट्रोजन किसके, नाइट्रोजन हेटेरो एटम एक डिफरेंट एटम की फॉर्म में मौजूद होगा। डिफरेंट एटम मींस अदर देन कार्बन एटम, ठीक है। तो ये सिंगल रिंग भी हो सकती है, डबल रिंग भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस पे, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। और नाइट्रोजन बेस किसके साथ अटैच होती है, ये हमारे पास राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर का ये कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होता है, ये बाकी जो 4 कॉर्नर्स हैं ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कार्बन 1, दिस वन इज कार्बन 2, दिस वन इज कार्बन 3, दिस वन इज कार्बन 4 एंड कार्बन नंबर 5 इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग, ठीक है। अब जो कार्बन नंबर 1 है वहां पे हमारे पास क्या अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप जो है ये 5th कार्बन, दिस वन इज द 5th कार्बन एंड 5th कार्बन के साथ क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है ये किसका बनता है, न्यूक्लियोटाइड का बनता है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं पहले के पेंटोज, ये इसका पहले न्यूक्लियोटाइड का प्रॉपर स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का दिया हुआ है और पेपर में आप लोगों से ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस्ड लिखी हुई है ये असल में किसका फार्मूला है, गवानीन का फार्मूला है, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। और आप लोगों से गवानीन का फार्मूला अलग से भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर लिखें जिसमें जो नाइट्रोजन बेस है वो हम क्या यूज करें, गवानीन यूज करें। तो आपकी बुक में चूंकि ये यूज हुआ है तो हम लोग इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। गवानीन का स्ट्रक्चर आप लोगों ने मस्ट याद करना है। ये जो मैंने ब्राउन से हाईलाइट किया हुआ है ये स्ट्रक्चर किसका है, गवानीन का फार्मूला है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। 5 कार्बन वाली शुगर को हम पेंटोज शुगर बोलते हैं, जिसमें इसके 4 जो कार्बन होते हैं वो रिंग की शक्ल में होती हैं। एक यहाँ पे हेटेरो एटम ऑक्सीजन मौजूद होता है और जो 5th कार्बन होता है वो रिंग से बाहर होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास C1 कार्बन पे नाइट्रोजन बेस अटैच होती है, ठीक है, और C5 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। और इस तरह से ये पूरा किसका स्ट्रक्चर बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसमें तीनों मैंने आप लोगों के लिए शो किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर पेंटोज शुगर देखें तो पेंटोज शुगर में न्यूक्लिक एसिड्स में जो पेंटोज शुगर है वो 2 तरह की होती है। एक होती है डीऑक्सी राइबोज जो कि डीएनए में पाई जाती है और एक है राइबोज जो कि आरएनए में पाई जाती है। अब हम इसका डीऑक्सी राइबोज और राइबोज इनमें डिफरेंस क्या है, इनके स्ट्रक्चर से अगर हम देखें तो बेसिक डिफरेंस इनका क्या है कि कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 अगर हम देखें तो जो राइबोज शुगर होती है उसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या मौजूद होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है एट कार्बन 2, ठीक है। राइबोज शुगर जो है जो आरएनए में मौजूद होती है उसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या मौजूद होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज शुगर में कार्बन नंबर 2 पे क्या मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सी। डी मीन्स, डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। और रिमूवल किसका हो रहा है, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं। तो ये आप लोगों की बुक में ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इसलिए मेंशन कर दिया कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि डीऑक्सीराइबोज को हम डीऑक्सीराइबोज क्यों बोलते हैं, या डीएनए में जो राइबोज शुगर पाई जाती है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है। जैसे हमने न्यूक्लिक एसिड्स में पेंटोज शुगर की बात की कि 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड्स है, तो हमारे पास 2 तरह की राइबोज पेंटोज शुगर्स हैं। नाइट्रोजन बेसिस में भी हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स 2 मेन टाइप्स के होते हैं, एक होती हैं प्यूरिन्स और एक होती हैं पिरिमिडिन्स, ठीक है। अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं, प्यूरिन्स क्या होती हैं और पिरिमिडिन्स क्या होती हैं। प्यूरिन वो नाइट्रोजन बेसिस हैं
जैसे अभी यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजन बेस देखी है जिसमें 2 रिंग्स हैं, एक रिंग दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इसमें डबल रिंग, जो डबल रिंग नाइट्रोजन बेसिस होती है वो क्या कहलाती हैं, प्यूरीन्स कहलाती हैं, ठीक है। दे कंटेन 2 रिंग्स विथ नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम, इसमें भी नाइट्रोजन हेटेरोएटम के तौर पर मौजूद होते हैं और इनमें 2 रिंग्स मौजूद होते हैं। अब प्यूरीन्स मतलब डबल रिंग नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास कौन कौन सी है, एडनिन और गवानिन, ठीक है। एडनिन के लिए हम ए यूज करते हैं, गवानिन के लिए हम जी यूज करते हैं। तो हमारे पास प्यूरीन्स कौन कौन सी हैं, एडनिन और गवानिन है। और प्यूरीन्स क्या है, टू रिंग्स कंटेनिंग नाइट्रोजन बेसिस है जिसमें एडनिन और गवानिन आते हैं। और पिरिमिडीन सिंगल रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन बेसिस हैं, ठीक है। अब ये वो नाइट्रोजन बेसिस है जिसमें सिंगल रिंग मौजूद होता है और इसमें हमारे पास साइटोसिन, थायमिन और यूरिसल आता है, ठीक है। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरिसल ये हमारे पास पिरिमिडीन्स है और उसमें सिंगल रिंग मौजूद होता है विथ नाइट्रोजन एज हेटेरोएटम, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट हम नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को हम नेम कैसे करते हैं, ठीक है। दे आर नेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसमें कौन सी पेंटोज शुगर है, राइबोस है या डीऑक्सी राइबोस है, उस बेस पे हम इसकी नेमिंग करते हैं। और नाइट्रोजन बेस कौन सी मौजूद है, गवानीन है, साइटोसिन है, एडनिन है, थायमिन है, यूरिसल है, कौन सी है, उस पे हम इसको नेम करते हैं, ठीक है। The DNA molecule consists of 4 different types of nucleotides. DNA के molecule में 4 different types of nucleotides होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, deoxyribonucleotides बोलते हैं, ठीक है। और DNA को deoxyribonucleic acid बोलते हैं, ठीक है। DNA के molecule में हमारे पास 4 different types of nucleotides हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, deoxyribonucleotide बोलते हैं। और हर deoxyribonucleotide में इनमें से कोई भी एक जो है वो नाइट्रोजन बेस हो सकती है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की हम बात करें तो इनमें एडनिन, गवानिन, साइटोसिन और थायमिन होंगे, ठीक है। एडनिन, साइटोसिन, गवानिन एंड थायमिन होंगे। और आरएनए की बात करें तो इसी तरह से आरएनए भी 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनको हम राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन सी नाइट्रोजन बेसिस हो सकती हैं, एडनिन, साइटोसिन, गवानिन और यूरिसल। मीन्स के यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है, एक तो यहाँ पे डीऑक्सी का आ रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में जो बेसिस हैं तो उसमें एडनिन, गवानिन और साइटोसिन ये 3 तो सेम है। एडनिन, साइटोसिन, गवानिन ये 3 तो सेम है। लेकिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स में एक नाइट्रोजन बेस थायमिन आती है और राइबोन्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजन बेस है वो यूरिसल है। मीन्स के डीएनए में जो 4th नाइट्रोजन बेस है वो थायमिन है और आरएनए में जो 4th नाइट्रोजन बेस है वो यूरिसल है। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ गया है। जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें थायमिन होती है और जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड है उसमें यूरिसल होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। डीएनए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो डीएनए हमारे पास क्या है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस जैसे अभी हमने बात की कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मींस के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो कंबाइन करते हैं और डीएनए का एक मॉलिक्यूल बनता है। इस वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड मींस मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करती हैं और हमें क्या मिलता है, डीएनए का मॉलिक्यूल मिलता है। और इसमें कौन सी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं, ठीक है। मींस के इसमें जो राइबोस शुगर हम यूज करेंगे वो डीऑक्सी। each next nucleotide binds to its phosphate at the third carbon of the pentose sugar of previous nucleotide। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब इन न्यूक्लियोटाइड्स ने क्या बनानी है, चेन्स बनानी है। तो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ये है जिसमें यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज गवानिन नाइट्रोजन बेस अटैच है, यहाँ पे कार्बन थर्ड पे OH ग्रुप अटैच है और यहाँ पे CH2O और यहाँ पे है P डबल बॉन्ड OH एंड OH, ठीक है। ये कार्बन नंबर 3 है, दिस वन इज कार्बन नंबर 5। और यहाँ पे क्या होता है, ईच नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड बाइंड्स थ्रू इट्स फॉस्फेट ग्रुप, कि हर जो अगली आने वाली न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बाइंड करती है, फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड करती है एट द थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर ऑफ द प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इसको हम एक कम्प्लीटली ड्रॉ करके देखते हैं।
ये देखिए हमारे पास ये नेक्स्ट आने वाली न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे इसकी कोई भी नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे OH ग्रुप मौजूद है, इस जगह पे O होगा, ये CH2 और इस जगह पे हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, OP डबल बॉन्ड O, OH एंड OH। ठीक है, अब जो प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड है मींस इससे ऊपर वाली जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ऊपर वाली न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन थर्ड होगा वो किसको फेस कर रहा होगा, फॉस्फेट ग्रुप को फेस कर रहा होगा। तो ये जो थर्ड कार्बन है ये इसके फॉस्फेट ग्रुप के साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आपस में ज्वाइन होती जाती हैं और ये इनका एंड क्या बनता है, 5, इसको हम 5 बोलते हैं और इस तरफ जो आखिरी एंड आ रहा है वो उनका क्या है, थर्ड एंड। मींस के ऊपर अगर ये इसी तरह से अटैच होती जाए न्यूक्लियोटाइड्स तो जो उनका जो थर्ड कार्बन नंबर थर्ड है वो नीचे को आएगा और कार्बन नंबर 5 इसी तरह से ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो सीक्वेंस होता है वो 3 प्राइम एंड एक साइड पे और दूसरा एंड किस पे होता है, 5 प्राइम एंड पे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं कि ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में इस तरह से ज्वाइन होती हैं। ईच न्यूक्लियोटाइड बाइंड्स टू इस, हर न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ग्रुप से ज्वाइन होती है और किस पे ज्वाइन होती है, एट द थर्ड कार्बन ऑफ द पेंटोज शुगर ऑफ द प्रीवियस न्यूक्लियोटाइड। जो इससे पहले वाली न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड कार्बन के साथ, उसके पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन के साथ वो बॉन्ड बनाती है। ठीक है, अब हमारे पास डीएनए के स्ट्रक्चर को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया गया था जिसको हम बोलते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। और वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। ठीक है, इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के और वो क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल इज अ डबल स्ट्रैंडेड लाइक अ लैडर। ठीक है, जैसे एक लैडर होती है ना, इस तरह से एक सीढ़ी जो होती है उसमें भी क्या होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और बीच में ये क्या है, रग्स है। सही है, अब इसी तरह से जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी क्या है, डबल स्ट्रैंडेड लाइक अ लैडर है, लेकिन इसमें जो एक अगर हम लैडर देखें तो उसमें जो स्ट्रैंड्स है वो स्ट्रेट है, लेकिन जो डीएनए है उसमें ये जो स्ट्रैंड्स है ये दे आर नो मोर स्ट्रेट, दे आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर। वो इस तरह से ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, और यही इसका क्या आ रहा है, दूसरा स्ट्रैंड आ रहा है, ये इस तरह से कॉइल हुए हुए हैं। ठीक है, और ये एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। अब इसमें जो 2 स्ट्रैंड्स हैं उसमें अगर हम देखें तो एक साइड पे न्यूक्लियोटाइड का 5 एंड ऊपर को आ रहा होता है और उसी स्ट्रैंड का जो 3 प्राइम एंड है वो कहाँ पे आ रहा होता है, नीचे को आ रहा होता है। मीन्स के ये कहाँ से जा रहा है, 5 to 3 जा रहा है और अगर दूसरे स्ट्रैंड को देखें तो इसका 3 प्राइम एंड ऊपर आएगा और इसका 5 प्राइम एंड नीचे आएगा। मीन्स के जो दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल मीन्स एक स्ट्रैंड 3 to 5 जा रहा है और दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 जा रहा है, एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के वो आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, both strands of DNA molecule are anti-parallel, oppositely oriented to each other, और the backbone of molecule are composed of sugar and phosphate group। ठीक है, जो इनकी बैकबोन है वो किससे बनी हुई है, शुगर और फॉस्फेट पार्ट की बनी हुई है न्यूक्लियोटाइड के, while the bases form the rugs। ठीक है, अब हमारे पास जो ये हमारे पास स्ट्रैंड्स हैं किसी भी लैडर के, अब ये जो स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये किसके बने हुए हैं, इसको इन्होंने क्या बोला है, बैकबोन बोला है, और ये किसके बने हैं, शुगर के और फॉस्फेट ग्रुप के। ठीक है, और जो बीच में रग्स आती हैं, रग्स किसकी बनी हुई है, नाइट्रोजन बेसिस की। ठीक है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या है, एक साइड पे ये राइबोज शुगर उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, फिर इसने नेक्स्ट कार्बन इस कार्बन के थर्ड कार्बन के साथ जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप है वो बाइंड कर रहा है और इसी तरह से चेन इलोंगेट होती जा रही है। अब ये वाला जो पोर्शन है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर्स आ रही हैं ये इसकी बैकबोन बना रही हैं। ठीक है, मीन्स कि ये एक स्ट्रैंड बना रही हैं। और इसी तरह से यहाँ पे देखें ये इस पे जो राइबोज शुगर है वो इसी चेन को इन्होंने किस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया है। ठीक है,
या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स कि दोनों एंटी पैरेलल है। यहाँ पे अगर हमने न्यूक्लियोटाइड्स का थ्री एंड नीचे लिया है तो इधर हम न्यूक्लियोटाइड्स का 3 एंड ऊपर लेंगे और 5 प्राइम एंड को नीचे ले लेंगे। और यहाँ पे राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज फॉस्फेट ग्रुप, राइबोज फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे भी राइबोज फॉस्फेट और ये स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, इसकी बैकबोन बना रहे हैं। और जो सीढ़ियों की रग्स हैं, ठीक है, जो रग्स हैं लैडर्स की, वो कौन बना रही है, नाइट्रोजिनस बेसिस बना रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है सी और जी आपस में बॉन्डिंग कर रही हैं और इन बॉन्डिंग की वजह से इनके बीच में क्या बन रहे हैं, रग्स बन रहे हैं। और ये इस तरह से जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्वाइल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये क्वाइलिंग शो की हुई है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा, अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थायमिन इज ऑलवेज इक्वल एंड अमाउंट ऑफ साइटोसिन एंड गवानिन इज ऑलवेज इक्वल इन डीएनए मॉलिक्यूल। वो कह रहे हैं कि हमेशा एडेनिन की जो अमाउंट है वो थायमिन की इक्वल होती है और जो साइटोसिन की अमाउंट है वो गवानिन की इक्वल होती है। ठीक है, और हमेशा हर एक मॉलिक्यूल में ये चीज, डीएनए के मॉलिक्यूल में मस्ट ये चीज होती है कि जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे, जितने साइटोसिन होंगे उतने ही गवानिन होंगे। ठीक है, ये बेस पेयरिंग जो है बोथ स्ट्रैंड्स में ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। मींस के जो दोनों स्ट्रैंड्स में कौन सी नाइट्रोजन बेस ने कौन सी नाइट्रोजन बेस के साथ पेयरिंग करनी है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। एडनीन का जो वन स्ट्रैंड है वो ऑलवेज किसके साथ पेयर करता है, थायमिन के साथ। ठीक है, एडनीन बॉन्ड किसके साथ बनाता है, थायमिन के साथ। और जो साइटोसिन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाता है, एडनिन। एक लेट्स सपोज ये हमारे पास डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसमें इस स्ट्रैंड में अगर एडनिन मौजूद है तो इससे इसके जो सामने स्ट्रैंड है बिल्कुल उसके पैरेलल पोजीशन पे क्या मौजूद होगा, थायमिन मौजूद होगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक स्ट्रैंड पे इस जगह पे गवानिन मौजूद है तो इसके बिल्कुल सामने स्ट्रैंड पे क्या होगा, साइटोसिन मौजूद होगा। ठीक है, तो ये पेयरिंग हमेशा क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। एडनिन के सामने वाले स्ट्रैंड में हमेशा थायमिन होगा और साइटोसिन के सामने जो स्ट्रैंड होगा वहां पे हमेशा क्या होगा, गवानिन होगा। ठीक है, due to this base pairing principle the sequence of nucleotides in one strand is complementary to the sequence of nucleotides in the other strand। और इस बेस पेयरिंग की वजह से दोनों स्ट्रैंड्स में जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर इस तरफ ए आ रहा है तो इसके सामने क्या आएगा, टी, मीन्स के एडनिन और थायमिन। और अगर इस जगह पे एडनिन आ रहा है तो इसके सामने यहाँ पे क्या आएगा, थायमिन आएगा। क्योंकि इस वजह से हम इस तरह से हम कहते हैं कि इनकी जो बेस पेयरिंग है वो क्या रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी। कॉम्प्लीमेंट्री का एक फायदा ये है कि अगर हमें एक स्ट्रैंड गिवन हो, एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस और उसके ऊपर नाइट्रोजिनस बेसिस, यहाँ पे ए है, यहाँ पे हमारे पास टी है, जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे टी है, तो इससे जो सेकेंड स्ट्रैंड है उसमें हम जो कौन सी बेस आनी है उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एडनिन के सामने हमेशा क्या आएगी, थायमिन। जी के गवानिन के सामने साइटोसिन आएगी, साइटोसिन के सामने हमेशा गवानिन आएगी, थायमिन के सामने हमेशा एडनिन आएगी। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हमें एक स्ट्रैंड का बेस का सीक्वेंस पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड की बेस का सीक्वेंस खुद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए। इसमें एक न्यूक्लियोटाइड की जो नाइट्रोजन बेस है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड की नाइट्रोजन बेस के साथ क्या बनाती है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती है। अब आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि हमेशा जब भी ये बॉन्ड्स बनते हैं तो एडनिन और थायमिन के बीच में एडनिन हमेशा किसके साथ बनाती है, थायमिन, और इनके बीच में डबल बॉन्ड बनता है। और गवानिन और साइटोसिन आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाती हैं। ठीक है, तो एड, इसको आप लोगों ने ये याद रख लेना है, एड जीसी मीन्स के एटी आपस में बॉन्ड बनाएंगे और जीसी आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, एक चीज आप लोगों ने यहाँ से और याद रखनी है, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बेस पेयरिंग दिखाई है। ये हमारे पास थायमिन और एडेनिन है, इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स शो हुए हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो डॉटेड लाइन से शो हुए ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, साइटोसिन और गवानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स शो हुए जो डॉटेड लाइन से शो हुए हैं। ठीक है, तो जो थायमिन और एडेनिन है ये डबल बॉन्ड्स बनाते हैं और साइटोसिन और गवानिन ट्रिपल बॉन्ड्स बनाते हैं। और जो डायमीटर है डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए,
इज थॉरली यूनिफॉर्म मीन्स के जो डबल हेलिक्स हमारे पास डीएनए का आता है, इसके बीच में ये जो विड्थ होती है ये हमारी हर जगह पे यूनिफॉर्म आ रही होती है, और वो कितनी होती है 2 नैनोमीटर्स होती है। ठीक है, इसको हम 2 नैनोमीटर्स भी बोलते हैं, 2 × 10⁻⁹। तो आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरह पूछा जा सकता है। तो ये डी वॉटसन एंड क्रिक मॉडल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसको अच्छे से लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।